नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित यमुना बाजार इलाके में शुक्रवार को बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद यमुना नदी के डूब क्षेत्र में बने कथित अवैध निर्माणों को हटाने की कार्यवाही शुरू की। सुबह करीब 4 बजे भारी बल पुलिस बल तैनात किया गया। कई बसों और 6 से अधिक बुलडोजरों के साथ टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद एक एक कर मकानों को गिराया जाने लगा। इस कार्यवाही में 300 से अधिक घर टूट गए, जिससे 1000 से ज्यादा लोग बेघर भी बताए जा रहे हैं। कार्यवाही के दौरान सबसे भावुक तस्वीर उन परिवारों की थी जो अपने घरों को टूटते हुए बेबस देख रहे थे। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने वर्षों की मेहनत से अपना आशियाना बनाया था। कुछ ही घंटों में मलबे में वो पूरी तरह से तब्दील हो गया। किसी की पढ़ाई बीच में छूटने की चिंता थी तो कोई अपनी छोटे बच्चों और बेटियों की सुरक्षा को लेकर परेशान नजर आया। कई परिवार अपना सामान भी पूरी तरह निकाल नहीं सके और घरों के साथ उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान भी मलबे में दब गया। डीडीए का कहना है कि कार्यवाही दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के तहत की जा रही है। अदालत ने माना था कि यमुना नदी के फ्लैट प्लेयर और पूरी तरह से सुरक्षा के लिए डूब क्षेत्र में बने अतिक्रमण हटाना जरूरी है। इसी आदेश के आधार पर यमुना रिवर बेड पर बने मकानों को हटाया गया। अधिकारियों के अनुसार इस इलाके के लोगों को पहले ही कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन आपको बताएं वह समय रहते जगह खाली नहीं करा सके। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले 13 मई को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत क्षेत्र खाली कराने का नोटिस भी दिया गया था। इसके बाद 15 मई को डीडीए ने यमुना डूब क्षेत्र के ओ जोन में आने वाले मकानों को खाली करने का निर्देश दे दिया। फिर 2 जून को हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए 23 जून तक मकान खाली करने का अंतिम नोटिस भी भेजा गया। नोटिस में साफ कहा गया था कि तय समय के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। कार्यवाही के दौरान पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह की घटना यहाँ ना हो। कई लोगों ने प्रशासन से पुनर्वास की मांग की है और कहा है कि उनके पास रहने के लिए कोई भी दूसरा जगह नहीं है। महिलाओं और बुजुर्गों ने भी अपने भविष्य को लेकर चिंता जताई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे वर्षों से जहां रह रहे थे, अब अचानक बेघर हो जाने से उनके सामने रोजी रोटी और बच्चों को पढ़ाई कराने का एक संकट सा खड़ा हो गया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि यमुना के फ्लैट प्लेयर अतिक्रमण मुक्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और पर्यावरण संरक्षण और बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए काम किया गया। अधिकारियों के अनुसार ये अभियान अदालत के आदेश के अनुसार चलाया गया था और आगे भी जरूरत पड़ने पर इसी तरह की कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल यमुना बाजार का बड़ा हिस्सा मलबे में दब चुका है। कई परिवार खुले आसमान के नीचे अपना घर बसाने के लिए मजबूर हो गए हैं। एक तरफ अदालत के आदेश के पालन की बात आई है तो दूसरी तरफ बेघर हुए लोगों के सामने नए सिरे से जीवन शुरू करने की बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी हो गई है। आपको बताएं कि तमाम लोग घर से बेघर हो गए हैं। घर से बेघर होने के बाद उनके सामने ये मुश्किल आ गई है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। ये समस्या उनके सामने खड़ी हो गई है। आके प्रशासन ने उनको नोटिस तो दे दिया था कि आप तय समय के अंदर अंदर अपना घर खाली कर दे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह प्रशासन को भी सोचना चाहिए था कि जो लोग अपना घर खाली करके जाएंगे आखिर वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि हर किसी के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो अपना घर खाली करने के बाद दूसरे घर में शिफ्ट हो जाए या फिर दूसरा घर खरीद ले। तो वैसे में सरकार को उनके लिए सोचना चाहिए। जो रोड इस वक्त जो जनता इस वक्त रोड पे लेटी हुई है और उनका घर जो है बसाने के लिए वो रोड पे मजबूर हो गए हैं, तो ऐसे में प्रशासन को उनके लिए घर देना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके छत पे उनके छत मिल जाए उनको सर पर। ये सरकार का जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे में देखा जाएगा कि सरकार आगे की कार्रवाई क्या करती है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर नया कानूनी मोड़ आ गया है। टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने सीआईडी द्वारा वॉइस सैंपल लेने के आदेश को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। उन्होंने अदालत में दायर याचिका में कहा कि जब उन्होंने कभी भी संबंधित ऑडियो क्लिप में अपनी आवाज होने से इनकार नहीं किया है तो फिर आवाज का नमूना लेने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई होगी और अदालत तय करेगी कि सीआईडी की मांग उचित है या नहीं। ये मामला विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक कथित बयान से जुड़ा है। आरोप है कि चुनाव प्रचार के समय अभिषेक बैनर्जी ने डीजे बजाने को लेकर विवादित टिप्पणी की थी।
शिकायत के अनुसार उन्होंने कहा था कि 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद ऐसे डीजे बजेंगे जो लोगों के कान झंझना उठेंगे। इस बयान को लेकर साइबर अपराध की देखिए आपको बताएं कि धाराओं में पूरी तरह से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है उनके खिलाफ। बाद में इस मामले की जांच राज्य की सीआईडी के सौंप दी गई है। जांच के दौरान सीआईडी ने अदालत से अनुमति लेकर अभिषेक बैनर्जी का वॉइस सैंपल लेने की मांग की है। विधानसभा देखिए आपको बताएं विधान नगर की निचली अदालत ने सीआईडी की अर्जी स्वीकार करते हुए अभिषेक बैनर्जी को 30 जून को अदालत में पेश होने का आवाज देखिए उनको कहा है कि आपको अपना आवाज का नमूना देना होगा। और साथ ही देखिए अभिषेक बैनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर मैं स्वीकार करता हूं कि ये मेरी आवाज है और मेरे स्वीकार करने के बावजूद मेरी आवाज का नमूना आखिर क्यों लिया जा रहा है, इसलिए उन्होंने अदालत का रुख किया है। और साथ ही इसी आदेश के खिलाफ अब उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है। अभिषेक बैनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने देखिए अदालत में दलील दी है कि उनके पूरी तरह से देखिए कभी भी ऑडियो क्लिप में अपनी आवाज़ होने से इनकार नहीं किया है। जब आवाज़ की पहचान को लेकर कोई विवाद ही नहीं है तो वॉइस सैंपल लेने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है। उन्होंने कहा कि केवल औपचारिकता के लिए किसी व्यक्ति से आवाज़ का नमूना लेना उचित नहीं होता और निचली अदालत के आदेश पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। दूसरी ओर देखिए जांच एजेंसियों का कहना है कि जांच प्रक्रिया के तहत तकनीकी और कानूनी सत्यापन के लिए वॉइस सैंपल जरूरी हो सकता है। ऐसे में मामलों में ऑडियो रिकॉर्डिंग की पूरी तरह से फोरेंसिक जांच के लिए आवाज का नमूना लिया जाना चाहिए ताकि रिकॉर्डिंग की देखिए पूरी तरह से पुष्टि हो सके आखिर ये आवाज है किसकी। जब ये फैसला हाईकोर्ट का देखिए करना है तो इस मामले में वॉइस सैंपल लेना जरूरी है या नहीं। ये मामला राजनीतिक रूप से भी चर्चाओं में है क्योंकि ये चुनावी बयान और जांच एजेंसियों की कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। विपक्ष और सत्तारूढ़ आपको बताएं दल दोनों ही मामलों में अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। हालांकि फिलहाल अदालत के सामने केवल कानूनी सवाल ये है कि अब संबंधित व्यक्ति अपनी आवाज स्वीकार कर चुका है, तब भी क्या जांच एजेंसी वॉइस सैंपल लेने की मांग कर सकती है। अब सभी की नजर कलकत्ता हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है। अदालत के फैसले के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि अभिषेक बैनर्जी को वॉइस सैंपल देना होगा या नहीं। साथ ही 30 जून को निर्धारित निचली अदालत की कार्यवाही पर भी हाईकोर्ट के आदेश का असर पड़ सकता है। देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आते हैं, कोर्ट क्या कुछ आदेश करता है, क्योंकि देखिए तमाम दलील अभी तक अभिषेक बैनर्जी की तरफ से एक ही जा रही है कि मेरी ही आवाज है और मेरी आवाज है, मैं खुद स्वीकार करता हूं, लेकिन उसके बावजूद वॉइस सैंपल लेने की आवश्यकता उनको नहीं लगती है। लेकिन उसके बावजूद देखिए एसआईटी की जांच हो या फिर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आवाज की जो सैंपल है वो लिया जाए। तो देखिए ऐसे में ये भी कहा जा सकता है अभिषेक बैनर्जी स्वीकार तो कर रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ पीछे इसके ऐसा हो सकता है जिसकी तरफ से अभिषेक बैनर्जी स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे में एसआईटी ये कोशिश कर रही है कि पूरी तरह से जांच की जाए और ये देखा जाए कि उनकी आवाज ये है या नहीं है। देखा जाएगा कि अदालत क्या कुछ रुख करती है, अदालत का क्या फैसला आता है अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ या उनके समर्थन में, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये हादसा रामगढ़ बेकारी मुख्य मार्ग पर लारीगांव के पास करीब 11:30 बजे हुआ। आमने सामने की टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार 7 लोगों की मौत हो गई। और साथ ही हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बच गया है। देखिए स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी है। जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन में सवार सभी लोग ताशा पार्टी के सदस्य थे। वह आपको बताएं कि रास्ते में लारी के बूथ बाजार के पास होटल स्मार्ट के निकल जाने से पूरी तरह से देखिए जो दोनों वाहन थे टकरा गए। टकराने के बावजूद देखिए आपको बताएं 7 लोगों की यहाँ मौत हो गई है। टक्कर इतनी भयानक थी कि उनकी जान चली गई और साथ ही उनको इतना समय नहीं मिला कि वो अपनी जान बचा पाए। टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे में घायल एक युवक को पहले रामगढ़ स्तर अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। उसकी हालत देखिए नाजुक बताई जा रही थी। डॉक्टर लगातार इलाज में जुटे हुए थे। पुलिस के अनुसार हादसे में जान गंवाने वाले 7 लोगों में 2 युवक रामगढ़ के बताए जा रहे हैं। साथ ही जबकि 5 लोग आपको बताए बलसगरा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। सभी की उम्र लगभग 35 से
40 वर्ष की बताई जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवारों में मातम छा गया है। गांवों में शोक का माहौल हो गया है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, ट्रक को जब्त कर लिया है। हालांकि ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पूरे मामले की जांच अभी भी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच अभी नहीं पता चली है। चालक की गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कुल मिलाकर कहा जाए तो एक चूक की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। 7 लोगों के देखिए घर पूरी तरह से तबाह हो गया है, उनके परिवार तबाह हो गए हैं एक चूक की वजह से। तो देखिए, आपको बताएं कि जो ड्राइवर थे, ट्रक चालक थे, वो मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस पूरा प्रयास कर रही है कि ड्राइवर को पकड़ा जा सके, ट्रक चालक को पकड़ा जा सके। फरार है अभी, लेकिन पुलिस जुटी हुई है उनको ढूंढने में। रामगढ़ की हम आपको दर्दनाक घटना बता रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से देखिए भयानक हादसा ये हुआ है। और सामने देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ क्षति इनको पहुंची है। और ट्रक के टकराने से देखिए उन लोगों की मौत हो गई है, एक घायल है। और साथ ही देखिए आपको बताएं कि उनको अस्पताल भी ले जाया गया था, लेकिन अस्पताल ले जाने के बावजूद वो नहीं बच पाए और ना बच पाने के कारण उनकी मौत हो गई है। रामगढ़ की हम आपको खबर बता रहे हैं, कल रात की खबर बता रहे हैं, जहाँ पे देखिए दर्दनाक हादसा हो गया है। 7 लोगों की मौत हो गई है। और 7 लोगों की मौत के बाद देखिए जो चालक था वो फरार हो गया है। पूरा प्रयास पुलिस कर रही है कि उस फरार ड्राइवर को पकड़ सके और उसको दबोच के पूछ सके कि आखिर क्या मामला है और किसकी गलती थी। देखा जाएगा कि पुलिस उसको दबोचने में कितनी ज्यादा कामयाब हो पाती है और कब तक उसको दबोच पाती है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।